हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो आज हम लोग बात करने वाले एक नए क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना इजीली सीख लिया है, पर मैं आपको ये चैप्टर कंक्लूड करने से पहले एक एग्जांपल और करवा देता हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का क्वेश्चन। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो एग्जाम्पल नंबर 37 डी के गोल से लिया है। सेम एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ, इसी तरह का क्वेश्चन आपको 37 डी के गोल से मिल जाएगा, आप उसको इजीली कर लीजिएगा। तो जो एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ वो ऑलमोस्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। जिन लोगों के पास डी के गोल नहीं है उनके लिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे ऑलमोस्ट लिख दिया है, और एक बार मैं आपको रीड करके भी बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, जो कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब वो पार्टनर चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1 अप्रैल से इक्वल हो जाए, यानी 1:1:1 हो जाए। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज हुआ है तो हमें पूरी बैलेंस शीट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उनके लिए मैं कुछ पॉइंट गिवन है जिनको हम लोग कंसिडर करते हुए क्या बना लेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी मैं आपको एक एक समझा दूंगा। उसके बाद आपको करना क्या है, क्वेश्चन बोलता है पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरल एंट्री और रिवोल्यूशन अकाउंट दोनों बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अगर रिवोल्यूशन अकाउंट बना लोगे तो एंट्री हम लोग अकाउंट से इजीली निकाल सकते हैं, जो आपने 11th क्लास में भी सीखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना, फिर जनरल एंट्री भी हम लोग इसकी बना लेंगे। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है वो कंसिडर करते हैं। पहला पॉइंट बोलता है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 5 लाख रुपीज, यानी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी देखना पड़ेगा। पहले लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, 4 लाख रुपीज। अब कितना कंसीडर कर रहा है, 5 लाख रुपीज। मैंने क्या समझाया था कि हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे तो डेबिट, प्रॉफिट और गेन होगा तो क्रेडिट। तो अब हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख से 5 लाख रुपीज हो गई। मैंने आपको बताया था अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, मैंने आपको ये भी समझाया था, सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्या लिखोगे, 4 लाख से वैल्यू अगर 5 लाख रुपीज हो गई तो 5 लाख नहीं लिखना है, जितनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसको कहां पुट करते हैं हम लोग, रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो 4 लाख से वैल्यू 5 लाख हो गई, इसका मतलब मेरी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपीज इंक्रीज हो गई, तो मुझे 1 लाख रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो क्या लिखोगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और कितनी वैल्यू बढ़ी है हमारी, 1 लाख रुपीज इंक्रीज हो गई, तो कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है एंड स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय। अब आप ध्यान रखना अच्छी तरह से, टू और बाय में डिफरेंस होता है। टू का मतलब है आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि पहले वैल्यू कितनी थी, 4 लाख, अब कितनी हुई, 5 लाख। जब क्वेश्चन में बाय लिखा हुआ हो तो अंदर वैल्यू कितनी है इससे कोई मतलब नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, स्टॉक की वैल्यू को 20,000 रुपए से कम करना है। अब चाहे वैल्यू 1 लाख रुपए है, 20 कम करना है, तो कितना वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, 20,000 रुपीज। तो स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ज्यादा के लिए बोले बाय 20,000 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है तो भी अंदर देखने की जरूरत नहीं है। 2 जब आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि 4 to 5 से 1 लाख रुपीज इंक्रीज हो रहा है। यहां क्या बोल रहा है, स्टॉक की वैल्यू को डिक्रीज करना है बाय 20,000 रुपीज से। तो अब मैं स्टॉक की वैल्यू अंदर देखूंगा ही नहीं कि पहले कितना लिखा हुआ है, डायरेक्टली उसकी वैल्यू 20,000 कम हो गई, तो स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। स्टॉक हमारी एसेट्स है, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, लॉस। लॉस कहां लिखोगे, डेबिट साइड। कितना रुपए लिखा हुआ है, 20,000 रुपीज। तो ये पहला पॉइंट हमारा कंसिडर हो गया। पहला पॉइंट हम लोगों ने अच्छी तरह कंसिडर कर लिया है। बात करता हूं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट बोलता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि पहले कोई प्रोविजन बना होगा तो बैलेंस शीट में आओ और आकर के देखो प्रोविजन बना हुआ डेटर्स के ऊपर, कितने रुपए का प्रोविजन है, 25,000 रुपीज का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये प्रोविजन को रिटर्न बैक लेना है, वापस लेना है आप लोगों को। क्यों बोलता है, सिंस ऑल डेटर्स आर गुड्स। इसका क्या मतलब है, ये बोलना चाहता है कि हमारे जो डेटर्स थे जिनको हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किए थे, हमने सोचा था उनसे हमें लॉस होने वाला है और हमने एक प्रोविजन बना लिया लॉस के लिए कि शायद फ्यूचर में 25,000 रुपए में नहीं मिले,
ठीक है, तो हमने लॉस समझ के एक प्रोविजन बना लिया था। लेकिन क्या बोलता है क्वेश्चन, सारे डेटर अच्छे हैं, इसका मतलब जो हम लोगों ने सोचा था लॉस होगा और लॉस सोच करके एक प्रोविजन बनाया था उसको दोबारा रिटर्न बैक करना है। इसका मतलब हमने जो सोचा था लॉस होगा वो लॉस हमें नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 25,000 रुपीज का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया हमें 25,000 रुपीज का लॉस नहीं हुआ, इसका ना हमारे 25,000 रुपीज सेव हो गए हैं, यानी हमें क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। तो क्या लिखोगे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्योंकि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 25,000 रुपीज हमारे को जो लगने वाले थे बैड डेट्स की फॉर्म में वो नहीं लगे। इसका मतलब उसको वापस रिटर्न बैक लेना है, डेटर्स अच्छे हैं तो लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं हुआ तो क्या हो गया, कंपनी को प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया, 25,000 रुपीज का जितना प्रोविजन बना हुआ था। तो इस सेकंड पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। पॉइंट नंबर थर्ड बोलता है आउट ऑफ सैलरी पेएबल। तो पहले जाकर के देखें बैलेंस शीट में सैलरी पेएबल है यानी लायबिलिटीज है, तो आकर के देखते हैं सैलरी पेएबल क्या लिखा हुआ है, 25,000 रुपीज। तो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ सैलरी पेएबल 15,000 रुपीज नॉट पेएबल। आ जाओ वापस से, पहले मुझे किसी को 25,000 रुपीज पे करने थे, यानी मेरी लायबिलिटीज थी कि 25,000 पे करना है। अब आगे क्या बोलता है हमें, 15,000 रुपीज नॉट पेएबल, यानी आपकी जेब से 25,000 जाने वाले थे पर अब 15,000 तो आपको देने ही नहीं है। उसने कह दिया कि आपका पेमेंट नहीं करना है इसका मतलब आपको 15,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, आपकी पॉकेट में रहेंगे। तो क्या हो गया, 15,000 रुपए का प्रॉफिट। तो क्या लिखोगे, बाय सैलरी पेएबल, क्योंकि आपको पे नहीं करनी पड़ी, 15,000 रुपए आपकी सैलरी जो है बेसिकली वो बच गई, तो आपको 15,000 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आके देख लेते हैं कितना लिखा हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज। इसके लिए क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक नॉट पेएबल। सेम वही पॉइंट बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी जो हमने अभी तक पे नहीं किए थे उसके लिए क्या बोला कि अब पे करने भी नहीं है। तो जो हमने सोचा था कि हमारी जेब से जाएगा वो अब हमें पे करना ही नहीं है। तो 20,000 का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। दोबारा सेम, तो क्या लिखोगे, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 20,000 रुपीज। आपको ये 20,000 रुपीज पूरे पे नहीं करने पड़ेंगे, 1 रुपये भी पे नहीं करना पड़ेगा। इसका ना पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट नंबर 5, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू बी मेड फॉर 30,000 रुपीज। इसका मतलब आपको क्या करना है, एक वर्कमैन जो आपके पास काम करता है उसके लिए आपने जो प्रोविजन बना रखा था उसमें से क्लेम निकालना है, कितने का, 30,000 रुपीज का। तो पहले देख लेते हैं कि प्रोविजन वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई बना हुआ था क्या। आकर के देखो, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हम लोगों ने पहले एक रिजर्व बना रखा था, कितने रुपए का, 70,000 रुपीज का। अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर ऑलरेडी गिवन है और उसमें से क्लेम कितना निकालना है, 30,000 रुपीज। रिवोल्यूशन अकाउंट में कभी भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आता, लेकिन एक केस में आ जाता है, अगर हमारे पास 70,000 रुपीज का रिजर्व है और अगर क्लेम 80,000 या ऐसे बोल दो कि 70 से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, पहले मेरी लायबिलिटीज कितनी थी, 70, अगर 70 से बढ़ गई तो लायबिलिटीज अगर बढ़ गई तो क्या हो गया, लायबिलिटीज में चेंज आ गया। और अगर किसी लायबिलिटीज में कोई चेंज आता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में शो करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये केसेस ऑलरेडी समझा चुका हूं, जिसने वीडियो नहीं देखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, थंबनेल में मैंने आपको बता रखा है, स्पेशली इसका एक वीडियो है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कभी नहीं आता एक्सेप्ट द केस कि 70,000 से ज्यादा का अगर क्लेम है तो जितना ज्यादा आपका क्लेम आया है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि आपको 10,000 रुपीज या 70 से जितना भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है तो वो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो लॉस हो जाता है। इसका मतलब ये वैल्यू तो अभी 70 से कम ही है, तो इसकी तो हम लोग एंट्री पास कर लेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में ये नहीं आएगा तो मैं इसको छोड़ देता हूं एक बार, क्योंकि इसकी एंट्री तो पास करनी पड़ेगी मुझे, क्वेश्चन में एंट्री बनाने के लिए बोला है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 60,000 रुपीज।
गुडविल का मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि गुडविल किसी भी केस में क्या होती है, एडजस्ट होती है। एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट होने वाला है। तो इस पॉइंट को भी मैं छोड़ देता हूं, सेक्रीफाइस गेन रेशियो निकालूंगा, उसके बाद क्या करूंगा मैं, सेक्रीफाइस गेन रेशियो निकाल करके गेनिंग पार्टनर को डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दूंगा और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। लास्ट पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट बोलता है बी वॉज कैरी आउट द वर्क फॉर रिकंस्ट्रक्शन। मैंने आपको समझाया था रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है वापस को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब 3 पार्टनर थे एबीसी, बी ने कहा भाई ये रिवैल्यूएशन का काम जो भी है कि एसेट्स की वैल्यू कितनी है, लायबिलिटीज पे करनी है नहीं करनी है, ज्यादा करनी है कम करनी है, ये सब काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अब 3 पार्टनर एबीसी, बी अकेला लोड क्यों लेगा कि भाई ये काम मैं ही करूं। ऑब्वियस सी बात है, बी अगर ये बोल रहा है कि ये काम मैं करने को एग्री हूं तो उसके बदले कंपनी क्या करेगी, बी को कुछ पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट पे कर देगी। तो बी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बी ने लायबिलिटीज ले ली कि वो वर्क फॉर रिकंस्ट्रक्शन खुद कर लेगा, फॉर्म एट ए रिम्यूनरेशन ऑफ 10,000 रुपीज, जिसके बदले कंपनी उसको 10,000 रुपीज का पेमेंट कर देगी। अब देखो बी थोड़ा होशियार निकला। अब ध्यान रखना आप, बी को जो कंपनी पे कर रही है वो कितना अमाउंट पे कर रही है, 10,000 रुपीज। एक बार देख लेते हैं बुक में 10,000 लिखा हुआ है या 1,000 रुपीज लिखा हुआ है, 10,000 रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंपनी बी को कितना पेमेंट कर रही है, 10,000 रुपीज का। अब कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, ऑब्वियस सी बात है क्या पढ़ा था उन्होंने, एक्सपेंसेस है अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड तो डेबिट हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं 2। अब ध्यान रखना मैं यहाँ पे भी वर्ड लिख नहीं रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, ये 11th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है। जब भी कभी किसी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस फर्म को करने पड़ते हैं, क्योंकि पार्टनर्स क्या है बेसिकली, फर्म के अंदर क्या कर रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको पार्टनर को कभी कैश में पे नहीं करते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड होंगे उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे मैं एक एंट्री से समझाया था आप लोगों को कि पहली बात तो 10,000 रुपये कंपनी का क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस में क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब एक्सपेंस अगर पे करती है फर्म किसी अदर पार्टी को तो एंट्री क्या बनती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं लिख देता रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू कैश के नाम से, क्योंकि एक्सपेंसेस है रिवैल्यूएशन के तो डेबिट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पार्टनर है बी, तो बी का मैंने आपको बताया था कोई भी पार्टनर हो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। अब इस पार्टनर को पैसे कभी भी कैश में नहीं देने, जो भी पार्टनर है उनका पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बी को 10,000 रुपए कंपनी को देने, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश मत लिखना, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस सीआर होता है और कंपनी बी को पैसे देने वाली है, तो कंपनी बी के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देगी। तो पोस्टिंग क्या बन रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाके लिखोगे टू बीस कैपिटल। इसलिए मैंने यहाँ कैश की जगह क्या लिख लिया, टू बीस कैपिटल लिख लिया। कितना अमाउंट है, 10,000 रुपीज। अब आप बोलोगे सर आपने लाइन तो पूरी पढ़ी नहीं, अभी आगे कुछ और भी तो लिखा हुआ है। ये बोलता है एक्सपेंसेस पेड बाय द बी इज ₹4,000। अब बी चाहे 4,000 पे करे या 40,000 पे करे, फर्म को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बी का पर्सनल मैटर है कि वो रिकंस्ट्रक्शन का वर्क कम में करवाता है या ज्यादा में करवाता है। क्योंकि हम लोग बी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम लोग फर्म के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्म ने कितना पेमेंट किया, 10,000 रुपीज। तो जो फर्म का एक्सपेंसेस है वो डेबिट हो गया। अब बी अपनी जेब से चाहे 4,000 पे करे या 40,000 पे करे, फर्म को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बी थोड़ा इंटेलिजेंट था, 10,000 रुपीज ले लिए और 4,000 रुपीज किसी और को पे करके ये काम पूरा करवा लिया, और इसमें भी उसने अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया। समझ गए इस बात को आप? इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4,000 को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। फर्म का एक्सपेंस 10,000 है तो 10,000 रुपीज रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हमारे सारे पॉइंट कंसिडर हो चुके हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। मैंने आपको समझाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम लोग पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। ये आप आगे भी आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बार बार आपका पीछा करता रहेगा और ये बहुत इजी है और इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे तीनों पार्टनर में। तो इसका टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है,
1,25,000 और 15 कितना हो गया 140 और 20 कितना हो गया 160। तो ये बैलेंस आ गया 1,60,000 रुपीज़। अकाउंट क्लोज करना पहले भी सिखा चुका हूँ, इसका टोटल भी कर लेते हैं 1,60,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद इसका बैलेंस जो बचेगा वो लिख लेते हैं। कितना बैलेंस बच रहा है 30,000 माइनस कर दो 1,30,000 रुपीज़। ये क्या बचा प्रॉफिट बचा। प्रॉफिट को कौन डिवाइड करेगा, तीनों पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो क्या लिखोगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रेशो क्या है तीनों में डिवाइड कर देते हैं ABC में। रेशो क्या है 5, 3 और 2। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1,30,000 को आपको डिवाइड करना है 5/10, 3/10 और 2/10। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 13 5 जा 65। फिर नेक्स्ट आ गया अपने पास 13 3 जा 39। फिर 13 2 जा 26। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर हमारा सही है कि नहीं है। तो 65,000, 39,000 और 26,000। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो जैसा आपने देखा कि ये पॉइंट कंसीडर करते हैं हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर देंगे, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आपने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो बहुत ही ईजी है। अब हम लोग बात करते हैं एंट्रीज की, क्योंकि क्वेश्चन में एंट्री बनाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने जो पॉइंट कंसीडर नहीं किए थे अभी, 2 पॉइंट, एक तो इन दोनों पे ध्यान देना है। इन दोनों के में क्या करनी पड़ेगी, एंट्री बनानी पड़ेगी। और कुछ एंट्री तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से अपने आप निकल जाती है, वो मैं आपको भी समझा दूंगा। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट अब दोबारा से। जो पॉइंट कंसीडर हो चुके हैं वो पॉइंट मैं यहां से हटा देता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, पहले तो मैं इसकी एंट्री बना देता हूं। चलो, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो पहली एंट्री हमारी क्या बनने वाली है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। क्योंकि रिजर्व का बैलेंस CR होता है, क्योंकि लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्या होता है CR होता है। तो इसको तो आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है, DR लिख देना है। तो क्या लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जितना क्रेडिट बैलेंस है उतना डेबिट कर दो। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया अपने आप, यानी ये रिजर्व यहां से चला गया। अब आगे बोलता है कि 70 में से कितना क्लेम आ गया, 30,000 का। तो क्लेम आने लायबिलिटीज होती है, तो क्या लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जितनी लायबिलिटीज उतना यहाँ लिख दो, कितना लायबिलिटीज था 30,000। क्या बताया था मैंने कि प्रॉफिट को हम लोग ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट है पुराना वाला, जब रेशो चेंज हुआ उससे पहले वाली बैलेंस शीट है। तो ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, सब कुछ ओल्ड है यहाँ पे। तो क्या करोगे, जितना प्रॉफिट बचेगा उसको तीनों पार्टनर में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 3 पार्टनर कौन है, A, B और C। ये मैं पहले भी कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं कि कैपिटल का बैलेंस CR होता है, और प्रॉफिट की वजह से क्योंकि कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज करना है तो हम लोग उसको CR साइड ही लिख देंगे। कितना बैलेंस बचा 40,000 रुपीज़। तो 40,000 रुपीज़ को डिवाइड कर लो वापस से ओल्ड रेशो में, 5/10, 3/10 और 2/10। इसको सॉल्व कर लो, इजीली सॉल्व हो जाता है। कितना हो गया 5 4 जा 20। तो ये आ गया कितना 20,000। नेक्स्ट आ गया 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8,000 रुपीज़। ये एंट्री हम लोगों ने किसकी बना ली, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की भी बना ली है। अब गुडविल का काम करना है, और गुडविल कितनी है हमारे पास फर्म की 60,000 रुपीज़। गुडविल को एडजस्ट करने के लिए क्या निकालना ज़रूरी है, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। तो क्या करें, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकाल लेते। तो चलिए, फॉर्मूला क्या था हमारा सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का, पहले भी समझा चुका हूँ, SON। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस पहले A के लिए, फिर B के लिए और फिर C के लिए। सबसे पहले तीनों का ओल्ड रेशियो लिख लेता हूँ। ओल्ड रेशियो मैंने अभी देखा था 5/10, 3/10 और 2/10। ये मैं पहले समझा चुका हूँ, फटाफट कर रहा हूँ। न्यू रेशियो क्या है, इक्वल, यानी 1/3 किसका आएगा, A का, 1/3 B का और 1/3 C का। फटाफट से एलसीएम ले लेते हैं। 10 3 जा कितना हो गया 30,000 रुपीज़। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 माइनस 10 1 जा 10। किस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। बताया था सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया और वैल्यू अगर प्लस में आ रहा है तो क्या कहलाता है, सेक्रीफाइस ही कहलाता है। कितना बच गया 5/30। क्या लिखोगे, सेक्रीफाइस ब्रैकेट में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ रहा है, सेम 30।
क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 3 3 जा 9, 9 और माइनस 10 1 जा 10, ये कितना आ रहा माइनस का 1/30, पर माइनस मत लिखना, 1/30 लिख करके ब्रैकेट में, क्योंकि फॉर्मूला सेक्रीफाइस का था, क्योंकि माइनस में आ गया तो क्या लिख दिया, जी लिख दिया, यानी गेन लिख दिया। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। 10 3 जा 30 आ गया दोबारा से, 3 2 जा 6, 6 माइनस 10 1 जा 10, कितना हो गए माइनस का 4/30, माइनस मत लगाना, 4/30 लिखना और ब्रैकेट में गेन लिख देना। और बताया था गेन और सेक्रीफाइस हमेशा बराबर होता है, तो देख लो सेक्रीफाइस कितना है 5/30 और गेन भी कितना है 5/30। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था गुडविल को एडजस्ट करने के लिए जो सेकंड एंट्री में बना रहा हूं वो क्या बनाऊंगा, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिटेड। और अमाउंट कितना है गुडविल का 60,000 रुपीज। तो लिख लेते हैं पहले, गेनिंग पार्टनर कौन है बी, तो एंट्री क्या बनेगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी भी गेन कर रहा है तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो 2 ए इज कैपिटल। अमाउंट निकालना मैंने पहले भी सिखाया था कि जितना भी अमाउंट हमारे पास किसका है, गुडविल का, कितना था 60,000, उसको पहले तीनों तरफ लिख लो, तीनों पार्टनर के सामने, और जिनके जो सेक्रीफाइस या गेन रेशो हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये अमाउंट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। पहले किसकी बात करता हूं मैं, बी की, क्योंकि पहले बी का लिखा हुआ है तो लिख देता हूं 1/30, फिर सी का लिखा हुआ है 4/30, और फिर लास्ट में एक आ जाएगा कितना 5/30। इसको सॉल्व कर लेता हूं, 30 2 जा 60, कितना अमाउंट आ गया 2,000 रुपीज। तो पहला तो आ गया हमारा 2,000 रुपीज। नेक्स्ट वापस 30 2 जा 60, 2,000 × 4 कितना हो गया 8,000 रुपीज। लास्ट आ गया 30 2 जा 60 और 5 2 जा 10,000 रुपीज। तो हमारी एंट्री क्या बन गई है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 इज कैपिटल, और अमाउंट आपके सामने मैंने लिख दिया। तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ये आप निकालना इजीली सीख चुके हैं। ये सेकंड एंट्री हो गई हमारी, ये भी मैं रब कर देता हूँ, यहाँ से इसका काम भी खत्म हो चुका है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हमें क्या करना बोला था क्वेश्चन में कि एंट्री बनानी है, तो 2 एंट्री तो हम लोगों ने बना दी जो 2 पॉइंट कंसीडर करने थे। अब एक पॉइंट आप जरूर से ध्यान रखना, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट था, क्योंकि वो प्रॉफिट पुराने पार्टनर का था, उसका नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन में चाहे कोई इंफॉर्मेशन हो या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो, अगर बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट या लॉस है तो पहले उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना जरूरी है। क्वेश्चन के किसी पॉइंट में जनरल लेजर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि इसका क्या करना है, तो जब नया पार्टनर आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट पुराने वाले पार्टनर ने अर्न किया है, तो पहले इसको पुराने वाले पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। तो बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कोई पॉइंट लिखा हुआ नहीं है तो भी आपको बैलेंस शीट में जाकर के एक बार देखना पड़ेगा कि जो भी जनरल रिजर्व, इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो मैं लिख चुका हूं, और एसेट साइड आकर के देखो कोई लॉस है क्या, हाँ बाकी एसेट्स गिवन है, एक फिक्टिशियस एसेट्स भी है जो कि हमारा लॉस कहलाता है। कितना रुपए लिखा हुआ है 40,000 रुपीज। तो इन प्रॉफिट या लॉसेस को भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना जरूरी है। तो कर लेते हैं पहले हम लोग जनरल रिजर्व की एंट्री, बहुत ईजी है, जो पहले समझाया था। प्रॉफिट और रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, CR होता है। तो क्या करूंगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जनरल रिजर्व को जिसका बैलेंस CR है तो उसका बैलेंस मैं क्या कर देता हूं DR कर देता हूं। और कॉन्सेप्ट समझाया था, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, तो जिस कैपिटल का बैलेंस पहले ही CR होता है और प्रॉफिट जिसको हमें इंक्रीज करना है तो कैपिटल का बैलेंस CR होता है, और प्रॉफिट की वजह से पार्टनर के कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे, तो जिसका कैपिटल का बैलेंस CR होता है तो उसको मैं क्या कर देता हूं, प्रॉफिट की वजह से CR साइड ही रहने देता हूं, और डिवाइड कर देता हूं किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। इजी सा रेशो है हमारा, 50,000 रुपीज को डिवाइड करना है 5/10। किस रेशो में बात कर रहा हूं मैं, ओल्ड की। कौन सा प्रॉफिट है, ओल्ड वाला, नए पार्टनर से इसका कोई लेने देना नहीं है। तो 5/10, 3/10 और 2/10 सॉल्व कर लोगे तो इजीली 5 5 जा 25,000 रुपीज तो आ गया किसके पास, ए के पास। 5 3 जा 15 किसके पास आ गया, बी के पास। और 5 2 जा 10 किसके पास आ गया, सी के पास। तो ये एंट्री बना दी मैंने रिजर्व की। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैं पहले ही कंसीडर कर चुका हूं। एक एसेट बच रही है मेरे पास, फिक्टिशियस एसेट यानी लॉस है। तो क्या करोगे, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है। लॉस का बैलेंस क्योंकि एसेट से पहले डेबिट था, तो इस लॉस को कहां ले जाओगे, क्रेडिट साइड में ले जाओगे। तो पहले लॉस को मैं क्रेडिट साइड में लिख लेता हूं,
टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना लिखा मैंने, पहले एसेट्स का बैलेंस डेबिट था तो 40,000 को मैंने पहले क्रेडिट साइड लिख लिया। अब वही कॉन्सेप्ट आ गया, लॉस की वजह से पार्टनर के कैपिटल को कम करना है मुझे, तो जिस कैपिटल का बैलेंस CR होता है, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो जिस कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है लॉस की वजह से, क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगा, तो जिस कैपिटल का बैलेंस CR था तो लॉस की वजह से क्योंकि वो कम हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो तीनों पार्टनर के कैपिटल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डेबिट कर दिया है। अब 40,000 रुपीज को वापस से डिवाइड कर लो। किस रेशो में बात कर रहा हूं मैं, ओल्ड रेशो में। 5 4 20, तो ये कितना अमाउंट आ गया 20,000 रुपीज। 3/10 था तो 4 3 12 और 2 था कितना आएगा, 4 2 8। इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, एक एंट्री और पास कर लिए। अब हमारी बैलेंस शीट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका हमें रिवैल्यूएशन करना है, सब चीजें हम लोग कंसीडर कर चुके हैं और ये हम लोग एंट्री भी बना चुके हैं। अब कुछ एंट्री है जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से इजीली निकाल सकते हो, जो कि आपने क्लास 11 में भी पढ़ी होगी। क्या है, कैसे निकालोगे एंट्री, एंट्री निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है एंट्री के लिए, क्या लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है ना, तो ये एंट्री और क्या करना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और आपको एंट्री बता देता हूँ कि किस तरह से इसमें से निकालनी है मैं एंट्री को। क्योंकि क्वेश्चन में एंट्री बनाने के लिए बोला है तो बाकी एंट्रीज भी बनानी पड़ेगी, तो एंट्री तो इजीली निकल जाएगी। क्या लिख रहा हूं मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो लिख लेता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करूंगा और लिखूंगा टू स्टॉक। अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 20,000 रुपीज। तो आपने देखा एंट्री निकालना तो बहुत ईजी है, सब कुछ यही लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। फिर वापस क्या लिखोगे, इसकी पोस्टिंग कर लेता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ये एंट्री में बना भी चुका था, देख लेना कौन से नंबर एंट्री है। तो क्या लिखोगे दूसरी एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ये आपने सीख लिया होगा वैसे तो क्लास 11 में ही कि हम लोग अकाउंट से एंट्री किस तरह निकालते हैं। कितना अमाउंट है यहाँ पे, 10,000 रुपीज। अब एक एंट्री और निकाल लो, कौन सी एंट्री निकल रही है, दोबारा से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री फिर बना लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि एंट्री निकालना तो बहुत ही ईजी है, तो पहले अकाउंट बना लोगे, तीनों पार्टनर का कैपिटल है तो तीनों पार्टनर के कैपिटल से मैं एंट्री पास कर लेता हूँ। तीनों पार्टनर के कैपिटल कितने कितने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस तो कितना है 1,30,000 रुपीज और इनका बैलेंस कितना कितना है 65 तो है ए का, 39,000 है बी का और 26,000 है सी का। ये हम लोगों ने डेबिट वाली एंट्री बना ली। अब एक एंट्री और बची है जो कि कहाँ से बनेगी, क्रेडिट साइड से। तो क्रेडिट साइड में एंट्री बनाओगे तो क्या करोगे, इन वाले बैलेंस को तो लिख दोगे डेबिट साइड के अंदर। तो क्या एंट्री बनाओगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, सैलरी पेएबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इन सभी को डेबिट साइड लिखना है। और क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट में लिखना है तो लिखोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वो क्रेडिट साइड में अपने आप आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, अगर पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे तो उसकी एंट्री बनाना बिल्कुल ही ईजी है। तो ये पॉइंट मैंने आपके सामने सारे कंसिडर करके आपको बता दिए हैं। आपको किसी भी तरह का फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के इसी टॉपिक पे आ जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।